हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपीडिया वर्चुअल क्लासेस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नेशनल सिंबल। देखिए, नेशनल सिंबल्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर पेपर में कोई ना कोई सवाल आ जाता है और हम इस टॉपिक को लेके बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमें पता है, बट जानते हुए भी हम कुछ चीजें ऐसी गलत कर आते हैं जो हमें गलत नहीं करनी चाहिए। हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, आसान तो जरूर है, हम पढ़ भी इसे बचपन से रहे हैं, लेकिन हमें रिवीजन करते रहना चाहिए इन चीजों का, क्योंकि जब पेपर में पूछा जाता है तो कुछ डीप पूछ लिया जाता है और वो हमें पता नहीं होता है, हम गलत कर देते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल सिंबल्स। सबसे पहले नेशनल सिंबल्स में हम बात करेंगे हमारे देश के राष्ट्रीय गान की। क्या होता है ना, देखिए, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इंग्लिश में नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, लेकिन हम हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय गान को हम कहते हैं नेशनल एंथम। इसे हमें बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि कभी कभी जो लोग इंग्लिश मीडियम के होते हैं उन्हें कंफ्यूजन हो जाता है कि राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान है जन गण मन। जन गण मन आगे भी है, हम गा नहीं सकते हैं क्योंकि इस समय पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखिए बात क्या है, हम इसकी शुरू से जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1905 में ये छापा गया था तत्वबोधिनी पत्रिका में। इसका उस समय जो टाइटल था तत्वबोधिनी पत्रिका में, इसका टाइटल छपा था भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता के टाइटल से ये तत्वबोधिनी पत्रिका में छापा गया। देखिए, इसके बारे में भी बहुत है, क्योंकि मैंने भी कई जगह पर ये पढ़ा कि 1912 में छापा गया तत्वबोधिनी पत्रिका में। मैंने कई वीडियोस भी देखी, उसमें भी 1912 दिया था। फिर मैंने गूगल पर देखा तो इसका जो गूगल पर मुझे मिला वो था 1905। तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे, 1905 ही इसका आंसर है कि 1905 में भी ये तत्वबोधिनी पत्रिका में सबसे पहले छापा गया था। फिर 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके दूसरे दिन, मतलब कि 27 दिसंबर को, 26 दिसंबर को शुरू हुआ होगा, तो दूसरे दिन ये पहली बार जो है वो गाया गया है। पहली बार गाया गया 1911 में, ये पहली बार गाया गया। लिखा किसने था, राइटर थे इसके रविंद्रनाथ टैगोर। और भाषा इसकी है, सबको पता है, बांग्ला भाषा में, बंगाली भाषा में ये जो है वो लिखा हुआ है। देखिए, 1905 में तत्वबोधिनी पत्रिका में छपा भारत भाग्य विधाता के टाइटल से। फिर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन के दूसरे दिन यानी कि 27 दिसंबर को ये पहली बार गाया गया था। 1913 में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनको क्या मिला था, इनको मिला था नोबेल पुरस्कार 1913 में लिटरेचर के योगदान के लिए। और उसके बाद 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया था, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की थी, जो कि जिसका नाम है, इंग्लिश ट्रांसलेशन का नाम जो डाला गया था वो था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की थी 1919 में खुद, और इसका जो टाइटल दिया था वो दिया था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो लिखा भी रविंद्रनाथ टैगोर ने है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इन्होंने ही की, और इसका म्यूजिक भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बना रखा है। तो अगर आपसे पूछा जाए म्यूजिक किसने डाला है, तो किसने डाला, रविंद्रनाथ टैगोर ने डाला है। भाषा कौन सी है, बंगाली भाषा है। 1905 में तत्वबोधिनी पत्रिका में छापा गया भारत भाग्य विधाता के नाम से। 1911 में 27 दिसंबर को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। डेट याद रख लेना, क्योंकि कभी कभी डेट में कंफ्यूजन कर देंगे। चारों ऑप्शन आपको 1911 1911 1911 के नाम से दे देंगे, सिर्फ डेट में चेंज आ जाएगा, तो 27 दिसंबर याद रखना है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था लिटरेचर के लिए, जो पूरे एशिया में नंबर 1 था, भारत में भी नंबर 1 था।
और 1919 में इंग्लिश ट्रांसलेशन की थी खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने और उसका टाइटल था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं ये एक्सेप्ट कब किया गया है। ये एक्सेप्ट किया गया है मतलब देश ने इसको राष्ट्रगान के रूप में कब एक्सेप्ट किया। इसको राष्ट्रगान के रूप में एक्सेप्ट किया गया, अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इसे हमारे देश के द्वारा मतलब सरकार के द्वारा अपना लिया गया कि ये राष्ट्रगान है। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक और मजेदार बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 3 देशों का जो राष्ट्रगान है उसमें टोटल जो बनाए हैं, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो राष्ट्रगान लिखे 2 देशों के लिखे। तो भारत का ही लिखा है हमारा जनगण मन, दूसरा जो लिखा है वो लिखा है बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला के नाम से, अमार सोनार बांग्ला। और इन्होंने हेल्प की थी श्रीलंका के नेशनल एंथम को लिखने में भी, हेल्प की थी श्रीलंका के नेशनल एंथम के लिए भी। भारत का और बांग्लादेश का इसलिए लिखा क्योंकि एक समय पर बांग्लादेश हमारे देश का ही हिस्सा हुआ करता था। उस समय पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साइड के एरिया में काउंट किया जाता था, तो बंगाली भाषा में ही इन्होंने वहां का भी लिखा था। लेकिन एक्सेप्ट हुआ है ये जिस समय पर बना है बांग्लादेश, लिखा बहुत पहले से है लेकिन एक्सेप्ट बांग्लादेश के बनने के बाद हुआ है जब इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु के बाद जो है बांग्लादेश ने अपना नेशनल एंथम बनाया, उनके लिखे हुए गीत को ही एक उन्होंने गान लिखा था, उसी को उन्होंने बनाया। टाइटल है अमार सोनार बांग्ला। तो ये जो है हमारे राष्ट्रगान के लिए पूरा होता है। देखिए एक चीज और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मली हम लोग मिस कर देते हैं, हमें भी नहीं पता होता है, कभी कभी हम ध्यान भी नहीं देते हैं। लिखा होता है पूरा राष्ट्रगान लेकिन ध्यान नहीं देते, हम देते हैं। इसके 5 पद हैं। कितने पद है? 5 पद। पद का मतलब है पैराग्राफ। पैराग्राफ है इसके 5 पैराग्राफ में पूरा राष्ट्रगान लिखा हुआ है। इसको ये तो आपको पता होगा, इसको गाने का टाइम है 52 सेकेंड पूरे राष्ट्रगान को। लेकिन जब कभी शॉर्ट में यानी कि सिर्फ धुन बजाई जाती है तो वो 20 सेकंड की बजाई जाती है। ये भी पूछ लिया जाता है कि लघु गान के रूप में अगर हम राष्ट्रगान को गाएंगे तो वो हमारा कितने समय में खत्म होगा। तो कितने समय में खत्म होगा? वो होगा हमारा 20 सेकंड में लघु गान के रूप में। और जो पूरा गाया जाएगा वो गाया जाएगा 52 सेकंड का। ठीक है, इसमें पद है 5 और पंक्तियां हैं 13। जो लाइंस हैं इसमें वो हैं 13। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हमसे पंक्ति पूछ ली तो हमें याद नहीं रहता, हम काउंट करेंगे फिर उनको। लेकिन याद पता होना चाहिए कि हमें कितनी पंक्तियां हैं, 13 पंक्तियां हैं और 5 उसमें पद हैं। तो ये राष्ट्रगान की कहानी हमारी पूरी खत्म होती है। अब हम देख लेते हैं आगे राष्ट्रगीत। आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय गीत। नेशनल सॉन्ग। किसने लिखा था सबसे पहले? क्या है नेशनल सॉन्ग? सबको पता है, वंदे मातरम है। वंदे मातरम। लैंग्वेज है इसकी, इस हलंत को देखकर आप समझ सकते हैं लैंग्वेज है संस्कृत। तो भाषा अगर पूछी जाए किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। कुछ शब्द इसके जो हैं वो बंगाली भी हैं लेकिन जो पूरी भाषा आएगी वो संस्कृत भाषा आएगी। राष्ट्रगान की पूरी भाषा थी बांग्ला और इसकी भाषा है संस्कृत। इसके बाद ये लिखा गया है 1874 से 1876 के बीच में लिखा है, लेकिन ये प्रकाश में नहीं आया था। प्रकाश में सबसे पहले आया है 1882 में। आनंद मठ नाम की जब एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक में, आनंद मठ है सॉरी, पुस्तक में जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी, उस पुस्तक में पहली बार ये प्रकाश में आया था, पहली बार दिखा था। ये लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इस पुस्तक में सन्यासी विद्रोह के बारे में वर्णन किया हुआ है, कितने उस समय पे हताहत हुए थे, क्या हुआ था, किस प्रकार का विद्रोह था, उसके बारे में इन्होंने बता रखा था। तो उस बुक में सबसे पहले इन्होंने वंदे मातरम का जिक्र किया है। तो 1882 में सबसे पहले जो है वो वंदे मातरम प्रकाश में आया।
देखिए ये राष्ट्रगान से पुराना है काफी, तो ये ध्यान रखना है। और गाया गया था पहली बार, फर्स्ट बार ये गाया है 1896 में, कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया है। उस समय जो कलकत्ता हुआ करता था वो उस समय राजधानी था 1911 से पहले, जब तक जॉर्ज पंचम भारत नहीं आए थे। जॉर्ज पंचम जब भारत आए और वो मुंबई में उतरे थे, उस समय जहाजों से आया करते थे मुंबई में, जब वो उतरे उसके बाद उनका जो स्वागत हुआ वो दिल्ली में हुआ, और उन्होंने दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा हुआ देखा था, बहुत तैयारियां की गई थी। तो उस समय उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि आगे से जो राजधानी है वो दिल्ली लाई जाए। फिर राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, लेकिन 1911 से पहले कलकत्ता एक बहुत बड़ा शहर माना जाता था। यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे होते थे, जितने भी आप फ्रीडम फाइटर्स देखेंगे, उस समय के स्वतंत्रता सेनानी देखेंगे, अधिकतर बंगाली हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा करते थे तो उन्हें आजादी का महत्व पता था। सारे देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, तो ये सारे जो हैं ये बहुत एजुकेटेड लोगों में से एक है। तो उस समय कलकत्ता में ही सारी चीजें बड़ी हुई हैं, क्योंकि कलकत्ता राजधानी थी। तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ये पहली बार गाया गया था, और ये गाया था फर्स्ट बार रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि अगर आ जाए राष्ट्रगीत पहली बार गाया किसने है, तो ये गाया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, लेकिन लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी, कहीं कहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी आ जाता है, तो सेम है, दोनों एक ही है। उसके बाद इसका जो अपनाया है, ये अपनाया गया है जिस डेट में हमने राष्ट्रगान को अपनाया उसी डेट में हमने राष्ट्रगीत को भी अपनाया, 24 जनवरी 1950 को। उसी दिन इसको भी अपनाया गया, गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1896 में, जो प्रकाश में आया है 1882 में आया है, और इसकी भाषा है संस्कृत। एक और इसकी सबसे मेन चीज है कि इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पूछ ली जाती है, किसने की है? तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की है अरविंद घोष ने। सबको पता होगा ये चीज, अधिकतर बचपन में पढ़ाया करते थे स्कूलों में, लेकिन अगर याद नहीं है तो फिर भी आप इसको याद रखें। अरविंद घोष ने इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की है, और इसका जो गाने का समय है वो है 65 सेकेंड्स। क्या होता है, एग्जाम में नर्वसनेस होती है, पढ़ के जाते हैं 65 सेकंड, अगर पेपर में देख ले 1 मिनट 5 सेकंड, और ऑप्शन में एक ऑप्शन और इनमें से कोई नहीं तो उस पर टिक कर देते हैं। तो 65 सेकंड का मतलब यही हुआ कि 1 मिनट 5 सेकंड की इसकी अवधि होती है गाए जाने की। देखिए, लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, संस्कृत भाषा में लिखा है, कुछ शब्द इसमें बंगाली हैं लेकिन भाषा संस्कृत आएगी। 1882 में आनंद मठ में सबसे पहले ये प्रकाशित हुआ था, जैसे राष्ट्रगान प्रकाशित हुआ था 1905 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के नाम से। पहली बार गाया है 1896 में, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया है कलकत्ता अधिवेशन में। अपनाया गया है सेम डेट, जिस डेट में राष्ट्रगान अपना गया उसी डेट में राष्ट्रगीत भी अपनाया गया। इंग्लिश ट्रांसलेशन अरविंद घोष ने की है इसकी, और जो इसका गाने का समय है वो है 65 सेकंड, यानी कि 1 मिनट 5 सेकंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बारे में, जो आपको याद रखनी ही रखनी है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, यहीं तक क्वेश्चन आ सकते हैं। जो भी मेन मेन चीजें वो मैंने आपको बता दी। देखिए, अब हम देखेंगे नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। नाम तिरंगा है लेकिन रंग है 4। अगर पेपर में आए कि तिरंगे में कितने रंग हैं या राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं, तो 4 रंग हैं। आपको पता है, एक है हमारा केसरिया, सफेद, हरा और उसके साथ साथ नीला। 4 रंग हैं। अगर पेपर में रंग पूछेंगे तो आप 4 लिखेंगे। अगर तिरंगा नाम से कंफ्यूज कर देते हैं, बोल देते हैं कि 3 रंग है, लेकिन 4 रंग होते हैं। चौथा रंग है नेवी ब्लू कलर, जो कि बीच में एक चक्र बना हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं नेवी ब्लू। अपनाया गया है ये 22 जुलाई 1947 को, आजादी से कुछ दिन पहले, क्योंकि जब आजाद हुआ देश तो हमारे पास एक फ्लैग तो होना चाहिए ना एटलीस्ट, तो उसके लिए ये आजादी से कुछ समय पहले अपनाया गया था। इसका डिजाइन जो है वो तैयार किया था, जो इसके डिजाइनर थे पिगले वेंकैया।
पिंगले वेंकैया, मैं थोड़ा नाम प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ कर रही हूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट नाम यही है पिंगले वेंकैया, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है। पिंगले वेंकैया ये थे उस समय, ये इन्होंने डिजाइन किया था। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा आ जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति भी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष। और वैसे जो झंडा डिजाइन किया वो किसने किया, पिंगले वेंकैया ने। एक साउथ इंडियन थे। एक रेशियो डिसाइड हुआ है लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई और चौड़ाई में, तो रेशियो है 3:2। आप कितना ही बड़ा झंडा बना सकते हैं, कितना ही बड़ा आप बना सकते हैं, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर रेशियो है, वो है 3:2। और हाँ, ये जो झंडा एक्सेप्ट किया गया था, ये झंडा सबसे पहले ऐसा नहीं था, उसकी भी एक बहुत लंबी कहानियां हैं, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना बहुत है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। अशोक स्तंभ, जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ कहाँ पर है, सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ पर है, वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है ओवरऑल। अशोक स्तंभ पे लिया गया है, 4 शेर हैं उसमें, ऊपर 4 शेर बने हुए हैं, हमें 3 दिखाई देते हैं, चौथा जो है पीछे, क्योंकि एक दूसरे से सटकर बैठे, एक सामने, एक पीछे, एक दाएं और एक इधर। तो 4 हैं, लेकिन हमें सामने के सिर्फ 3 दिखाई देते हैं। तो 4 शेर हैं। नीचे यहाँ पर इस तरीके से कुछ ऐसा बना हुआ है, बीच में यहाँ पर बना हुआ है अशोक चक्र, जो कि हमारे नेशनल फ्लैग में भी है, अशोक चक्र जिसे बोला जाता है। और उसके नीचे जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो ये है। इसमें 2 और जानवर हैं जो कि है वहां पर, अभी बताते हैं। लेकिन सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया, वो कौन से उपनिषद से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अशोक स्तंभ सारनाथ में है, 4 शेर हैं उसमें अशोक, इसलिए उसको अशोक चक्र जो है वो हर जगह, आप किसी भी गवर्नमेंट गाड़ी में देखिए, कार में देखिए, हर जगह पर देखिए, ऑफिस में देखिए, अशोक स्तंभ वहां पर 4 शेर बने हुए होते हैं। सत्यमेव जयते नीचे लिखा होता है, उसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी राष्ट्रीय भाषा। तो हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? देखिए, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है राष्ट्रीय भाषा में। कहते हैं कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन जिस समय पर बाकी सारी ये नेशनल चीजें, नेशनल सिंबल्स डिसाइड हो रहे थे, तो उसमें अधिकतर वो चीजें थी जिनका जो बहुत कम मात्रा में है। जैसे मोर है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, तो मोर बहुत कम है। अगर राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ बहुत कम है। तो ये पॉइंट की सब लोग, अधिकतर लोग देश में हिंदी बोलते हैं, इसलिए हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाए। तो ये पॉइंट जो है वो समिति को अच्छा नहीं लगा था, और इस वजह से हमारे देश में कोई भी राष्ट्रभाषा डिसाइड नहीं हुई थी। कोई भी नहीं है हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा। अगर ऑप्शन में हिंदी है और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो आप इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, हिंदी नहीं लगाएंगे। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि राजभाषा है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, राज्य भाषा है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है। सारे ऑफिशियल काम जो है होते तो इंग्लिश में है, लेकिन दर्जा नाम, मतलब खाली नाम के लिए है हिंदी। और 1 से 14 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है देश में। हिंदी का एक बार याद कर लिया जाता है, पूरे साल भर नहीं याद किया जाता। सारे काम इंग्लिश में होंगे, लेकिन 2 हफ्ते याद कर लेते हैं। 14 सितंबर तक, 1 से 14 सितंबर, सबको पता है 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आप ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे कि हमारे देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राज्य भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है। लेकिन अगर लिपि की हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय लिपि हमारी वही है जो हिंदी की राष्ट्रीय लिपि, हिंदी की लिपि है देवनागरी। तो लिपि देवनागरी ही है, लेकिन भाषा नहीं है कोई भी। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? नेशनल कैलेंडर। इस समय जो हम जनवरी, फरवरी, मार्च करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये हमारे देश का कैलेंडर नहीं है। हमारे देश ने जो ऑफिशियली एक्सेप्ट किया हुआ कैलेंडर है उसे कहेंगे हम शक संवत वाला कैलेंडर जो है वो एक्सेप्ट कर रखा है।
ये कनिष्क नाम के शक राजा थे, उन्होंने शुरू किया था, इसलिए इसका नाम जो है वो शक संवत के नाम से जाना जाता है। ये हमारे देश में एक्सेप्ट किया गया था 22 मार्च 1957 को, आजादी के 10 साल के बाद। और इसका जो फर्स्ट महीना है वो है चैत्र और लास्ट महीना है फाल्गुन, जिसे फाल्गुन भी कहते हैं। चैत्र फर्स्ट महीना है और लास्ट महीना है फाल्गुन। 22 मार्च 1957 को ये अपनाया गया था, इसीलिए जो हिंदी नववर्ष माना जाता है, हिंदू नववर्ष जो माना जाता है 22 मार्च को माना जाता है। जिस साल लीप ईयर पड़ जाता है तो उस साल ये 21 मार्च को माना जाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर में क्या होता है, फरवरी में चेंजेस आते हैं डेट में, लेकिन शक संवत वाला जो कैलेंडर है उसमें स्टार्टिंग के डेट में ही चेंजेस आ जाते हैं, जिस डेट को शुरू हो रहा है। आगे अब हम आते हैं राष्ट्रीय पशु पर। सबको पता है इस समय बाघ है, लेकिन आजादी के बाद जो पहला राष्ट्रीय पशु बना था वो बाघ नहीं था। आजादी के बाद जो फर्स्ट आजादी के बाद पे चले हैं 1947 से लेके 1972 तक था हमारे देश का राष्ट्रीय पशु शेर, क्योंकि उस समय शेर थोड़े ज्यादा भी थे। अब 1972 में आके 1966 में ये सवाल उठने लगा कि शेरों की संख्या तो बहुत कम है, हमारे देश में पाए ही नहीं जाते हैं, एशियन शेर जो है वो सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं, तो फिर शेर को राष्ट्रीय पशु बनाने का क्या मतलब है। तो राष्ट्रीय पशु वहां पर उस पर बहस छिड़नी शुरू हुई और 1972 में ऑफिशियली बाघ को राष्ट्रीय पशु बना दिया गया, टाइगर को राष्ट्रीय पशु बना दिया गया, शेर को हटा दिया गया। ठीक है। टाइगर से एक चीज और मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो टाइगर है वो इस समय पर कौन से स्टेट में, उसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, वो है मध्य प्रदेश में। और जिस समय पर टाइगर को राष्ट्रीय पशु बनाया गया था उस समय पर प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, तो ये याद रखने की चीज है। राष्ट्रीय पक्षी पर आते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया था मोर है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरू से ही मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। कुछ बच्चे पीपल और बरगद में कंफ्यूज होते हैं, बरगद अलग है, पीपल अलग है, तो अगर आपसे राष्ट्रीय वृक्ष पूछेंगे तो बरगद ही होगा। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय फूल है हमारा कमल। राष्ट्रीय लिपि मैंने बता दी आपको। राष्ट्रीय वाक्य जो है वो जो वही है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय विरासत पशु वो है हाथी। 1992 में हम प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो लॉन्च किया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय पशु है हमारे 1947 से 1972 तक शेर, लेकिन 1972 में चेंज करके बाघ कर दिया गया। बाघ स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी, ये सबको पता होते हैं, नॉर्मली बता दो। लेकिन इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है राष्ट्रीय खेल। देखिए, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो जब जिस समय अंग्रेजों का राज था तो हॉकी जो था वो एक बहुत फेमस था। मेजर ध्यानचंद जी थे। ओलंपिक में हमारा देश जिस समय आजाद नहीं था उस समय 8 में से 7 गोल्ड लेकर आया था, तो हॉकी उस समय पर बहुत फेमस गेम माना जाता था। ऑफिशियली कभी डिसाइड नहीं हुआ कि नेशनल गेम हॉकी है, लेकिन कंसिडर हमेशा किया गया। फिर एक बार अभी कुछ सालों पहले क्या हुआ, एक टीचर थे, महाराष्ट्र के स्कूल में पढ़ाते थे, उनसे किसी बच्चे ने पूछा कि राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी वो कब बनाया गया। उन्होंने इस चीज पर आरटीआई के तहत एक क्वेश्चन डाला कि मुझे इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन विभाग दे कि किस समय पर जो है वो राष्ट्रीय खेल जो है वो ये बनाया गया, हमारा हॉकी बनाया गया। तो वहां पर जब डिपार्टमेंट ने इसका आंसर दिया तो वो बहुत चौंकाने वाला आंसर था। वो ये था कि हॉकी कभी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल था ही नहीं, कभी बनाया ही नहीं गया। सिर्फ पॉपुलैरिटी के आधार पर हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा दे दिया जाता था, लेकिन ऑफिशियली कभी डिक्लेयर नहीं हुआ था। फिर अब वर्तमान समय में धीरे धीरे क्या हुआ, हॉकी का चलन देश में कम हो गया और लोग क्रिकेट को ज्यादा पसंद करने लग गए। तो अगर पेपर में आ जाता है, क्योंकि कुछ विभाग हैं जो पूछ लेते हैं, तो आप हॉकी लिखेंगे, लेकिन यदि इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन आएगा तो आप इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। हमारे देश का वर्तमान में कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखें कि अगर हॉकी है और इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन नहीं है तो आप हॉकी ना लगा के इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय खेल कोई है ही नहीं इस समय पर। लेकिन अगर बाय द वे हॉकी ऑप्शन में और इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन, तो आप हॉकी लगा दें।
क्योंकि ऑफिशियली दर्जा दिया गया है लेकिन रजिस्टर कहीं पर भी नहीं है कि राष्ट्रीय खेल जो है वो हमारे देश का हॉकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीय नदी वो है गंगा, और राष्ट्रीय जलीय जीव वो है गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन, यानी कि गंगा डॉल्फिन। ये कभी कभी रेयरली पूछ लेते हैं, लेकिन जब भी पूछते हैं बहुत मुश्किल से हमें पता होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रभाषा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर राष्ट्रभाषा के ऑप्शन में हिंदी आ जाए तो सब हिंदी लगाएंगे, लेकिन आंसर हिंदी नहीं है। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है हमारे देश की, राजभाषा है हिंदी, ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं है हिंदी। तो हिंदी हमारे देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ बहुत डीप में पूछे जाते हैं। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से रिलेटेड, कब गाया गया, किसने गाया, सबसे पहले कब बना, कब वो छपा, तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। ये हमारा नेशनल सिंबल का टॉपिक था, जो खत्म होता है राष्ट्रीय वाक्य। मैंने बता दिया, हाँ, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से। तो ये राष्ट्रीय सिंबल्स का टॉपिक हमारा खत्म होता है। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।